टिक करना, टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ देखो, ये है लेड ऑक्साइड, ये है कार्बन। अभिक्रिया करने के बाद क्या बना है? लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। सब सॉलिड है, बस ये बना है गैस। अच्छा, लिक्विड गैस, जी मतलब गैस। आगे सुनो, अगर हम हिंदी में बोलें तो लेड ऑक्साइड का कार्बन के साथ दहन करने पर क्या बना है? लेड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। अच्छा, जो गैस है क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड बर्तन में रहेगा या किसी चीज में रहेगा या उड़ जाएगा? उड़ते हुए। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? आग बुझाने में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग हम लोग करते हैं आग बुझाने में। चलो, तो अब कुछ कथन है दिया हुआ, क्या होता है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कुछ कथन हमसे दिया हुआ, हमको गलत वाला पहचानना है। पहला कथन है शीशा अपचयित हो रहा है। ध्यान से, शीशा अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। क्या तुम ये जानते हो अपचयित मतलब क्या होता है? अच्छा, स्क्रीन में ये वाला आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो शीशा अपचयित हो रहा है। शीशा किसको बोलते थे? ध्यान से सुनो, शीशा को हम लोग लेड बोलते हैं और लेड का अंग्रेजी क्या होता है? पीबी। ठीक है, हमको अपचयित और उपचयित जो भी देखना है, ध्यान से सुनो, ये गलत पहचानने में काम आएगा, क्योंकि किताब में एक ही अभिक्रिया या दो अभिक्रिया है। ठीक है, एक ही अभिक्रिया के बारे में पहचानना है। कल एग्जाम में तुमको दूसरा अभिक्रिया दे देगा तो दिक्कत होगी ना। तो ध्यान से समझो कि हम कैसे उसको पहचानेंगे। तो शीशा किसको बोलते हैं? लेड। लेड का क्या होता है? पीबी। ठीक है, अब यहाँ अगला लिखा हुआ अपचयित। अपचयित होना का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो, दो तरह का चीज पढ़े, उपचयन, अपचयन। उपचयन में क्या होता था? ऑक्सीजन जुटता था, और अपचयन में क्या होता था? ऑक्सीजन हटता था, ऑक्सीजन का कमी होता, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो अपचयित होना का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का ह्रास होना। क्या होना? ह्रास होना। या फिर हाइड्रोजन का योग होना। क्या होना? हाइड्रोजन का योग। दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। चलो देखते हैं। अपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन का ह्रास होना, कमी होना, निकलना। ठीक है, और ये जब भी देखेंगे तो हम देखेंगे अभिकारक में। किधर? अभी तीर के इस साइड। ठीक है, अच्छा, ये रहा तीर, और तीर के इस साइड में तुम देखोगे क्या शीशा लिखा है? नहीं है ही नहीं। शीशा कहाँ है? लेड ऑक्साइड है। क्या लेड है खाली? नहीं, तो शीशा है ही नहीं। क्या ये कथन सही है? नहीं है, ये कथन गलत है। चलो दूसरा पढ़ते हैं। लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। फिर से क्या लिखा है? कार्बन डाई ऑक्साइड क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। उप चौ तो लिखा ही नहीं है ना, उपचयित हो रहा है। अब बताओ, यहां पर एक कथन था कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। अब बताओ उपचयित का मतलब क्या होता है? जल्दी। ह्रास और ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का ह्रास। सच बोल रहा है? हाँ। यहाँ एक चीज लिखा हुआ है सर, एक जरा सर चेक करने देना हमको। ये चैप्टर 1 है क्या? अध्याय 1, क्वेश्चन 1 का 1 नंबर ए और बी। ठीक, हाँ, चलो अब वापस आते। क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO2। अगला बार क्या लिखा? उपचयित। हमको पूरा कथन में एक एक वर्ड समझना है। ठीक, पहले था कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब क्या होता है? CO2। ये हम ले आए अपने मन में। आगे क्या लिखा है? उपचयित। उपचयित, उपचयित माने होता है ऑक्सीजन का योग होना, चाहे हाइड्रोजन का ह्रास होना। इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है और हाइड्रोजन का निकलना वाला काम होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या, और ये किधर चेक करते हैं? अभिकारक में आते हैं, अभिकारक की ओर। ये रहा तीर, तीर के इस साइड है अभिकारक। क्या कहीं कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है? नहीं। भाई जब कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं तो ये क्या होगा? असत्य हो गया। माने फर्स्ट वाला कथन भी गलत था, सेकंड वाला कथन भी गलत था। इसके अलावा दो और कथन है, ध्यान से पढ़ते हैं। तीसरा कथन है कार्बन उपचयित हो रहा है। तीसरा कथन ये है कार्बन
उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन का अंग्रेजी क्या? सी। संकेत इसका सी। ठीक है, अब उपचयित माने ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, और ये हम किधर देखेंगे? अभिकारक की ओर। तीर के इस साइड क्या कार्बन मिला? मिल गया। अब देखते हैं, कार्बन तो है सर, कार्बन है। अब हमको बस ये देखना है कि कार्बन मिला, अब ये उपचयित हो रहा है कि उपचयित नहीं हो रहा है। उपचयित होना माने ऑक्सीजन जुड़ना। तो अब आते हैं अभिकारक में, देखते हैं इसमें ऑक्सीजन जुटा कि नहीं जुटा। तो यहाँ देखो कार्बन के साथ में क्या ऑक्सीजन है कि नहीं है? क्या यहाँ ऑक्सीजन था? यहाँ ऑक्सीजन है? है। तो यहाँ से यहाँ जब अभिकारक से उत्पाद में बना तब कार्बन में ऑक्सीजन जुटा नहीं, और ऑक्सीजन का जुटना ही क्या कहलाता है? उपचयन। माने ये सही है, उपचयन। क्या कहेंगे? उपचयन। अब उपचयित क्यों लिखा यहाँ? इसलिए कार्बन उपचयित हो रहा है और यह प्रक्रिया उपचयन कहलाया। बात समझे क्या? तो ये बात तो सही मिल गया हमको। लिखा कार्बन उपचयित हो रहा है, तो सच देखे कि यहाँ कार्बन था, अभिकारक में उत्पाद में जाके कार्बन नहीं रहा बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन जुटा है। ठीक है, ओके। लास्ट है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। देखो चौथा कथन मेरे पास क्या है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ये वाला सही था कथन। अब लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? पीबी। अरे यार, पहले पी फिर से बी, पीबी हो गया ऑक्साइड के लिए ओ। तो लेड ऑक्साइड, इसको कहाँ ढूंढना है हमको? अभिकारक। क्या तीर के इस साइड लेड ऑक्साइड है? बिल्कुल है, मिल तो गया। अब देखते हैं ये अपचयित हो रहा है कि नहीं। अपचयित का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन निकलना, ऑक्सीजन निकलना। तो देखते हैं अब यहाँ लेड ऑक्साइड था, ये है अभिकारक और ये वाला था उत्पाद। तो यहाँ से यहाँ आने के बाद क्या इसमें से ऑक्सीजन हटा है कि नहीं हटा? यहाँ ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन हटा। ऑक्सीजन के हटने को ही क्या कहते हैं हम? अपचयन। ठीक है, और इस तरह से कहेंगे कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, सच में हो रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन था, अभिक्रिया के बाद उसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन हटा है इसलिए ये अपचयित हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुटा इसलिए ये उपचयित हो रहा है। तो ये दोनों कथन मेरा निकला 3 और 4 सही, और 1 और 2 क्या निकला? तो हमको गलत वाला चुनना था। तो इससे पता चला हमको कि एक क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी ये दोनों गलत है, और ए और बी किसमें दिया हुआ? 1 नंबर में। तो आंसर क्या हो गया मेरा? 1 नंबर। ठीक, चलो अब इसको मिटा देते हैं। इसको बस खाली पहचानना था। पहचानना सीखे कि नहीं? कि फिर से बताएं। उपचयित माने ऑक्सीजन जुटना, अपचयित माने ऑक्सीजन हटना, और ये चेक किधर से करते? अभिकारक से उत्पाद की ओर। अब जिसके बारे में तुम बोल रहे हो शीशा, तो ये मिलना चाहिए अभिकारक में। भाई इधर शीशा है ही नहीं है ना? शीशा है ही नहीं तो फिर होगा कैसे काम? ठीक है, पढ़ना जोर से वहां से। अभिक्रिया आइएगा। हाँ, Fe2O3 प्लस 2Al प्लस 2Al। हाँ, अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? Al2O3 प्लस 2Fe। ये एस में है क्या? एस वैस नहीं लिखा है? नहीं। कोई दिक्कत नहीं, जान दो, नहीं लिखा नहीं सकते। हमसे क्या पूछा कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? मतलब क्या पहचानना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्वितीय विस्थापन, अवक्षेपण, है ना? इसके बाद उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, कैसी अभिक्रिया है ये? ठीक है, पहचानो कैसी अभिक्रिया है। क्या तुम पहचान सकते हो? विस्थापन। 1 नंबर, पहचान गए। कैसे पहचाने? विस्थापन ही क्यों है? तो देखो ये क्या है सर? Fe2O3 है, तो सर ये यौगिक है ना? और जबकि सेकंड वाला जो लिखा ना, ये यौगिक नहीं है, ये क्या है? बस एक तत्व है अकेला। और एक यौगिक है, एक तत्व है। इससे हम ये पढ़े थे क्या कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर
उसका स्थान खुद ग्रहण कर ले या अपना यौगिक बना दे तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते थे? विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो यहाँ क्या किया, यहाँ आयरन के साथ में था ऑक्सीजन, लेकिन अब क्या किया, एल्यूमिनियम आया, आयरन को हटाया और ऑक्सीजन के साथ खुद बैठ गया और आयरन को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक, इससे आयरन अलग हो गया। तो ये कैसी अभिक्रिया थी? विस्थापन अभिक्रिया थी। ये तो पहचान गया तुम अपने, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इजी था, क्या बोलते हो, है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सुनना, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है। क्या करना, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर लौह चूर्ण है, लोहा चूर्ण हो या कुछ हो, है तो लोहा ही। और लोहा का सूत्र के संकेत क्या होता है? Fe। बहुत बढ़िया, खाली एफ नहीं बोलना था, एफ मीन्स फ्लोरीन होता है। Fe मीन्स आयरन, आयरन मीन्स लोहा। तो ये मेरे पास Fe है, ठीक है, ये मेरे पास Fe है, ये लोहा है। अब इस पर हमको डालना है, क्या डालना है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl, हमने Fe के साथ में क्या मिला दिया? HCl। अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाएगा? तो देखो ये Fe है, किससे मिलेगा जाके? Cl, और हाइड्रोजन को उसके जगह से क्या कर देगा? हटा देगा। तो बनेगा FeCl। लेकिन अब क्या सही है? तो ये होता था +2 और ये होता था -1, याद है ना। अब इसको 1 है तो 2 करना होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2। तो ये हो गया FeCl2 प्लस, अब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन जो निकलेगा वो गैस के रूप में निकलेगा। किस रूप में? गैस के रूप में। और जब भी कोई भी ये गैस निकलता है तो वो अणु के रूप में रहेगा, तो H2 बन के निकलेगा, खाली H नहीं निकलेगा। ठीक, क्या समीकरण संतुलित है? नहीं, समीकरण संतुलित नहीं है। Fe एक है, लेकिन Fe एक है, चलो बढ़िया, H एक है, H 2 है, तो यहाँ क्या देना होगा? अब संतुलित। ठीक है, तो क्वेश्चन में से जो दिया था उससे हमने समीकरण बना लिया। अब पूछता है कि क्या है, कौन सा ऑप्शन मेरे पास सही है। तो मेरे पास देखो पहला ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। देखो हाइड्रोजन गैस बना है, आयरन क्लोराइड बना है, सही तो है, फर्स्ट वाला ही सही है कि नहीं। सेकेंड वाला, क्लोरीन गैस एवं हाइड्रोजन आयरन हाइड्रोक्साइड। अच्छा बताओ यहाँ क्या क्लोरीन गैस है? नहीं, ये कथन गलत है। तीसरा, कोई अभिक्रिया नहीं होती, अभिक्रिया के तो हो ही रही है ना। अच्छा एक चीज अब बताते हैं। अच्छा एक और, चौथा ऑप्शन था आयरन लवण एवं जल बनता है। आयरन का लवण बनता है, बना तो है, हाँ लवण बना है, ठीक है, इसको आयरन का लवण ही बोलेंगे, लेकिन जल नहीं बना, जल नहीं बना, हाइड्रोजन खाली बना है गैस, ठीक है, जल नहीं। इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट वाला सही था, हाइड्रोजन गैस ये रहा और ये रहा आयरन क्लोराइड। अब दूसरा बात रहा, एक और चीज बताते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं होती। अभिक्रिया कब नहीं होगा, ध्यान से सुनो। अगर यदि यहाँ पर Ag रहता, क्या रहता? Ag, जैसे लिखते हैं, अगर Ag रहता प्लस HCl रहता तो अभिक्रिया नहीं होता। यहाँ पर अगर Au रहता और अगर HCl रहता तो अभिक्रिया नहीं होता। मगर ऐसा कैसे हो गया? हाँ, आयरन के साथ तो हो रहा है, आयरन के साथ होगा, जैसे जिंक है जिंक के साथ होगा, कॉपर है कॉपर के साथ होगा, सोडियम है सोडियम के साथ होगा, पोटेशियम है पोटेशियम के साथ होगा, कैल्शियम है कैल्शियम के साथ होगा। तो सर इस सब के साथ अगर हो रहा है तो Ag और Au के साथ क्यों नहीं होगा? बात समझ आ रही है? तो फैक्ट ये है कि ये सब जो भी तत्व है ये हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है। बात समझ रहे? ये सारे जो तत्व हैं ये हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऐसे समझो कि अगर कोई ज्यादा ताकतवर इंसान है, अब तुम्हारे सीट पर एक, मान लो तुम्हारी सीट है, एक छोटा बच्चा आके बैठा, तुमको रुबाब दिखाना, क्या करोगे? अरे उठ उठ, उठा के तुम फट से फेंक दिया और खुद बैठ गया। नहीं, तो ये क्या काम करेगा, ये अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसके पास जाके जो कम अभिक्रियाशील है उसको हटा देगा और ये खुद का यौगिक बना देगा। लेकिन ये सब जो है ना, ये सब ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होता, जिसके कारण से
हाइड्रोजन को ये हटा नहीं पाता। अब जब हटा ही नहीं पाएगा, अब मान लो तुम अभी 10 में है, तुम्हारे जगह पर कोई ग्रेजुएशन का लड़का बड़ा बैठा हो, तो क्या तुम उसको हटा पाओगे? नहीं। कहेगा जो तुम चाहना बैठना मारोगे। तो ऐसा क्या, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन ज्यादा अभिक्रियाशील है, यही लोग कम अभिक्रियाशील है। तो जो कम अभिक्रियाशील है वो अधिक अभिक्रियाशील को हटा नहीं पाता है। इसीलिए सोना चांदी को कोई भी अम्ल से अभिक्रिया वो नहीं करता, ना सल्फ्यूरिक अम्ल से करेगा H2SO4 नहीं करेगा, फिर H आया ना, नाइट्रिक अम्ल HNO3 फिर से H आया ना, तो नहीं करेगा। सोना चांदी इसलिए सोना चांदी जल्दी खराब भी नहीं होता, क्योंकि ये ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होता, हवा से भी ना अभिक्रिया करता है, इसलिए चमक भी ज्यादा दिन बना रहता है। यही कारण है जिससे कि हम लोग सोना चांदी का उपयोग क्या करते हैं, आभूषण बनाने में करते हैं। एक क्वेश्चन भी आएगा अगले चैप्टर में कि सोना और चांदी का उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में, गहना जेवर है ना, बनाने में क्यों करते हैं? तो आंसर ये है कि सोना चांदी जो है वो बहुत कम अभिक्रियाशील तत्व है, जिससे वो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता जनरली। तब क्या होता है, अब एक चीज होता है, एक पदार्थ जिसको हम कहते हैं एक्वा रेजिया। क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया। उसमें 2 अम्ल को मिलाते हैं 3 और 1 के अनुपात में, 3 और 1 के अनुपात में मिलाते हैं। उसके बाद सोना चांदी को उसमें डालोगे तो वो गल जाएगा, एक्वा रेजिया में डालेंगे तो गल जाएगा। तो जो सुनार सब होता है, सोना चांदी तुम लेके जाते हो, अपना सिगड़ी उगड़ी साफ करवाते हो, तो क्या कहता है, एक खिया लगती, एक घिस जाता है ना। एक्चुअली वो जिससे साफ कर रहा होता है वो केरोसिन या ये स्प्रिट नहीं होता, उसमें एक्वा रेजिया होता है। तो जब वो उससे ब्रश से रगड़ के साफ कर रहा होता है तो सोने का कुछ कण या चांदी का कुछ कण उसमें गल के क्या होता है, गिर जाता है, जिससे तुम्हारे सिकड़ी या जो भी देते हो उसका वजन क्या होता है, घट जाता है। बात समझ रहे हो? और बाद में वो क्या करता है, लिक्विड को बाहर कर लेता है, जो सोना चांदी उसमें गया उसको फिर से गला के छोटा मोती जैसा बना के फिर बेच लिया, है ना। तो इस तरह से उसको बचत हो जाता है, मतलब तुम जितना बार उसको साफ करवाओगे सुनार को उतना ज्यादा फायदा। तो यहाँ ध्यान से सुनो, अभिक्रिया कब होगा और कब नहीं होगा। यहाँ ये जो था वो ज्यादा अभिक्रियाशील था, जबकि ये कम अभिक्रियाशील था। तो अगर ज्यादा अभिक्रियाशील है तो ये इसको हटा पाया, ठीक है। लेकिन अगर ये कम अभिक्रियाशील रहेगा तो अधिक अभिक्रियाशील को उसके यौगिक से हटा नहीं पाएगा। तो जब नहीं हटा पाएगा तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा। बात समझ आई? पक्का? हाँ। सुन लिए? कोई दिक्कत है तो बोलो। अभिक्रिया कब होता है? जब ये तत्व अधिक अभिक्रियाशील माने ज्यादा बलवर हो, ठीक। और अगर कम बलवर है तो ये अभिक्रिया कर नहीं पाएगा। तो ये फैक्ट था। तो क्वेश्चन 1, 2, 3 हमने तुमको बताया। सिल्वर के शोधन में हाँ, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर नाइट्रेट के विलयन। क्या बोला? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से। देखो ये रहा सिल्वर और ये रहा नाइट्रेट, ठीक है, सही है। NO3 ये बात क्या इसमें ब्रेक कुछ देना है? नहीं, क्योंकि सिल्वर का प्लस व नाइट्रेट का माइनस। तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। ये है विलयन के रूप में। किस रूप में? विलयन। और इसको क्या किया जाता है? कॉपर से विस्थापित किया जाता है। कॉपर से क्या किया जाता है? विस्थापित माने विस्थापन अभिक्रिया। देखो अभी तुरंत बोले थे कि ये कॉपर है, कॉपर, कैल्शियम, जिंक, कार्बन, ये सब जो कार्बन गलती से बोले, कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, है ना, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? इससे ज्यादा अभिक्रियाशील। तो ये क्या करेगा? इसको इसके जगह से हटा देगा और अपना यौगिक बना देगा। और हटा देगा तो ये साइड हो जाएगा ना, और साइड हो जाएगा, जो साइड हुआ उसको बाहर हम क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। तो अभिक्रिया के बाद Cu किसके साथ आ जाएगा? NO3 के साथ। ये आएगा 2 के रूप में, क्योंकि कॉपर का होता है +2, NO3 का होता है -1। तो 2 करने के लिए होल 2 देना है, ठीक है। ये तो हो गई बात सूत्र की। प्लस अब भाई जब कॉपर आ गया इसके जगह पर तो सिल्वर क्या हो जाएगा? साइड हट जाएगा, है ना। और जो साइड होगा उसको हम छान के अलग कर देंगे, नहीं, सिल्वर अलग कर देंगे भाई। अब तुम गौर करो, यहाँ NO3 कितना है? 2। यहाँ NO3 क्या हुआ है? 1। तो यहाँ क्या डालना होगा? यहाँ भी क्या डालना होगा?
दो। अब संतुलित है ना? हाँ। तो यही समीकरण ही लिखना था, लिख दिए। कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत बड़ी चिंता में दिख रही हो, दिक्कत है तो बोलो, टेंशन कोई परेशानी है तो समझो लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। समझ आया बात? यहाँ क्या है, ये विस्थापन अभिक्रिया है, सिल्वर कम अभिक्रियाशील है और ये ज्यादा अभिक्रियाशील। तो ये ज्यादा अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को उसके जगह से हटा दिया, तो कॉपर आया, इसको हटाया, खुद बैठ गया इसके साथ और सिल्वर को बाहर कर दिया, तो सिल्वर हम अलग कर लेंगे। ठीक है, तो बस अब हमने क्या किया, बस संतुलित किया, क्योंकि NO3 यहाँ 2 हो गया था तो हमने 2 दिया, तो Ag भी 2 हो गया और Ag के पास 2 दे दिए तो संतुलित हो गया। ठीक है, पक्का? तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं क्या, 14 नंबर तक। और क्या क्वेश्चन बाकी रहा, देखो 15 लिख चुके हैं, 15 लिख चुके हैं, ठीक है, 16 भी लिख चुके हैं, बस 17, 19, 17 और 20 न कुछ में नहीं है, 17 को खाली हमको बताना, 20 भी लिख दिए। 20 भी लिख दिए। ठीक है, और 17 भी कॉपर वाला है। 17 क्या है, कॉपर है। एक सुनो, छोड़ो यार, कल ही देख लेंगे। ठीक है, तो पकड़ो, तुम्हारा काम कल की कॉपी खोलना है, क्वेश्चन नंबर 1 से सारा खुद से बनाना, फिर नहीं बने फिर आके हमसे पूछना। ठीक है, 1 नंबर में ऑप्शनल था, ऐसे आंसर भी दिया हुआ है लास्ट में, 1 का 1, 2 का जो भी दिया है, तो आंसर से भी कर सकते हैं बेटा, उम्मीद है तुम बुझे होगा। ठीक, और इतना बकते इसलिए ताकि तुमको वो चीज याद रहे। 10th के बाद परीक्षा होता आकांक्षा का, 10th के बाद परीक्षा होता डिप्लोमा का, पॉलिटेक्निक का, है ना। अगर तुम बहुत ही अच्छे से सुनते हो, सिर्फ एक उदाहरण तक सीमित नहीं रहते हो, दूसरा उदाहरण खुद से भी बनाते हो या खुद से समझते हो, तो 10th के बाद जो सारे एग्जाम्स हैं जिससे तुम्हारा रास्ता खुल जाता है सीधा इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ। इंटरमीडिएट के बाद जो खुलता है वो तुम्हारा 10th के बाद कर सकते हो, तुम रास्ता मिल जाएगा तुमको जाने का, पैसा भी कम लगेगा, पता है। तो अगर तुम अपना भलाई चाहता है तो 10th में एकदम अच्छे से पढ़ना। दूसरा बात, ऐसा नहीं कि किताब में एक एग्जाम्पल है तो हम बस एक पढ़ेंगे, यही गलती कर देता आदमी, रटने लगता है, क्या लिखे सर वही उतारना है हमको। भाई मेरा उतारने से तुम्हारा जिंदगी नहीं चलने वाला, तुम जब खुद से बनाना सीखोगे तो ही तुम समझना हम सीखे, और नहीं तो कोई फायदा नहीं। बात समझ आई क्या? 10th के बाद इतने सारे एग्जाम्स होते हैं जो तुम्हारा ऊपर करियर बनाने में सीढ़ी की तरह काम करता है, और वो एग्जाम तुम तभी निकाल पाओगे जब चीज अच्छे से समझोगे और खुद से उन सारी चीजों पर 1-2 एग्जाम्पल तुम खुद से बना पाओगे। ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये जो मैथ्स है ना, ये सिर्फ अपने इन्हीं किताबों तक सीमित नहीं रखना। हम जब भी टेस्ट लेते हैं तो अलग क्वेश्चन देते हैं, किताब वाला नहीं देते। क्यों? उससे क्या होता है, तुम्हारा दिमाग खुलता है, तुम चीजों को प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्किल तुम्हारे अंदर डेवलप होता है कि यार इस तरह का चीज हम पढ़े थे, ये भले नहीं पढ़े थे, है ना।